ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज मेड ऑफ non-magnetic material. The wire is of radius A. The wire carries a current I which is uniformly distributed over its cross section. The energy stored per unit length in magnetic field contained within the wire is. तो क्या जैसे जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, और ये क्या हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, इसमें एनर्जी के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, मान लो किसी पॉइंट पे आर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, ठीक है, अब मान लो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये आई करंट फ्लो हो रही है यहां से, ठीक है। तो अपन लोग पहले क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखनी है तो बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक है। अब हमें एनर्जी लिखनी है, तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी डेंसिटी जो लिखी जाती है वो कितनी आती है, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी है, ये क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। अब हमें क्या करना है, एनर्जी लिखनी है, तो एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने ये एलिमेंट माना है। अब मान लो अगर मैं थोड़ा सा ये मान लूं यहां पे इतने में वॉल्यूम अगर मैं इसका लिखूं किसी पॉइंट पे, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, इसकी बात करते हैं अपने लोग। तो इसको आप लिखोगे 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, और एल लेंथ इसकी कितनी है, एल है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हम इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर हमें। तो एनर्जी की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1/2 म्यू नॉट इधर लिख लेते हैं और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो आएगा म्यू नॉट जे आर डिवाइड बाई 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे 2 पाई आर डी आर इंटू एल। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इधर लेके आते हैं हम लोग। तो अगर एनर्जी की बात करेंगे तो देखो यहां से ये म्यू नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और म्यू नॉट से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट जे स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू पाई इंटू एल, और ये कितना आ जाएगा, आर क्यूब इंटू डी आर आ जाएगा। सही लिखा है, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। म्यू नॉट जे स्क्वायर, आर स्क्वायर उधर चला गया, आर स्क्वायर ये आर कितना आ गया, आर क्यूब हो गया, और 4 इधर आ गया, एल इधर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कहां से करना है, 0 टू ए से, 0 टू ए लिखना है, क्योंकि इसका जो टाइम हमें दे रखा है रेडियस वो ए दे रखी है, तो इसे लिख लेते हैं म्यू नॉट जे स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई एल, और ये आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, 0 टू ए, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट जे स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई एल ए की पावर 4 इंटू 4। तो इसको अगर मैं लिखूं तो लिखा जाएगा म्यू नॉट पाई एल, ठीक है, यहां 16 आ गया, ये ए की पावर 4 आ गया इंटू जे स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जे की बात करें तो जे क्या है, जे क्या है, करंट डेंसिटी है। ये कितनी होती है, टोटल करंट डिवाइड बाई उसका एरिया पाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो म्यू नॉट पाई एल 16 ए की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर पाई स्क्वायर ए की पावर 4, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, तो एनर्जी डिवाइड बाई लेंथ अगर आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू 16 पाई, ये आंसर आएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 16 पाई। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया सेकंड, ठीक है, सेकंड आंसर है इसका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। ये बोला ए सिंपल पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास m एंड कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ l स्विंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू एन एंगल 2 थीटा। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द स्विंग इज b। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस द। तो क्या है, देखो ये है हमारे पास, ये पेंडुलम दे रखा है, यहां से ये एंगल इसने थीटा दे रखा है, और जो स्विंग कर रहा है ये 2 थीटा पे कर रहा है। तो मैक्सिमम जो आएगा, जैसे मैं ईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ क्या होगा हमारे पास, बी क्रॉस बी इंटू क्या आता है, यहां पे एल आता है। तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये लेंथ जो है वो सीधे इसके अलॉन्ग मानते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये बी बी एल आ जाएगा। तो जब मैं मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास बी मैक्स हो जाए, और बी मैक्स कहां पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे। तो यहां से यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस लिखूं ये एच, ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्पीड लिख सकते हैं, कितनी आएगी, बी, ठीक है। अब इसको अगर काइनेटिक एनर्जी से आप लिखोगे, आपने सॉल्व करा होगा, तो ये कितना आता है, 2gh आता है। तो h की बात कर लेते हैं, h कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, l cos थीटा, ये टोटल l होगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी l माइनस l cos थीटा या l 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो अब यहां रखते हैं इसको, तो इसको लिखो BBL बनेगा 2gh इंटू BL, ठीक है। h की वैल्यू रख दो 2gl 1 माइनस cos थीटा इंटू BL, सही है। ये आएगा हमारे पास। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं अपने लोग, cos थीटा को लिख सकते हो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसको यहां रखोगे तो आंसर हमारे पास जो बनेगा ईएमएफ का, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, ये पहला आंसर बन जाएगा इसका BL साइन थीटा बाई 2 इंटू GL की पावर 1/2। हमें आंसर के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, तो ये GL/2 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है, आंसर आ गया फर्स्ट। सिंपल सा दिख रहा है, ये BL तो BL है ही, और L हमारे पास कितना है, ये GOL, और ये आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो cos थीटा का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, समझ गए। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। इसको जब आप पुट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, उसको अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, एक कंडक्टिंग रॉड AC of length 4L is rotated about a point O in a uniform magnetic field B directed into the paper AO equal to L and OC equal to 3L. Then जो क्या, ये कंडक्टिंग रॉड है ये, ठीक है। इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, यहां से L, और ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 3L। अब ये रॉड जो है रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दे रखी है हमें, ये इस तरीके से दे रखी है, मतलब इनसाइड है। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं कि BA माइनस BC हमें फाइंड करना है, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेते हैं। तो B क्रॉस B आएगा, तो इसका पॉजिटिव तो इधर आ जाएगा EMF का, और ये ऐसे चल रहा होगा, इधर भाग रहा होगा, तो B क्रॉस B ऐसे आ जाएगा। ये B क्रॉस B लगाओगे ना EMF, B क्रॉस B ऐसे आएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इसका, और ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं A, O और C, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिख देता हूं E1 और इसको मैं लिख देता हूं E2, तो E1 कितना आएगा, ये रॉड कितने की हो गई, L की, तो 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है। E2 जो आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 1/2 B ओमेगा, और लेंथ कितनी है 3L का स्क्वायर, तो E2 जो बनेगा वो आ जाएगा 9B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, अपने लोगों ने ये क्या लिखा है, BO माइनस BC है, और ये क्या है हमारे पास, BO माइनस BA है। तो इसको क्या लिखा हमने, BO माइनस BA, ठीक है, 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, और इसको क्या लिखा हमने, BO माइनस BC 9 ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 इंटू B। अब हमें क्या फाइंड करना है, BA माइनस BC फाइंड करना है। तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा,
तो बी ओ माइनस बी सी माइनस का बी ओ माइनस बी ए जब आप लिखोगे तो आएगा 9 ओमेगा एल स्क्वायर बी डिवाइड बाई 2 माइनस का ओमेगा एल स्क्वायर बी डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। कौन सा आंसर आ गया अपना? आंसर थर्ड आ गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। पहले से रफ कर लेते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ये बोला ए कंडक्टिंग रॉड ए बी, नहीं, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 12 इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स। तो क्या है? ये रॉड है, अब ये ऐसे मिडिल से ऐसे रोटेट हो रही है। ये लेंथ हमारे पास एल है और ये लेंथ एल है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके लिए अगर आप लिखोगे तो बी क्रॉस बी, ये इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर के लिए क्या आएगा? बी क्रॉस बी, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखो ये इक्वल एंड अपोजिट आएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो आएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसके लिए आएगा कितना? 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके एंड पे इसने पूछा है द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टू रॉड, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। आंसर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन सही है वो फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 बोला ए मेटल रॉड मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड एज वेल एज इट्स वेलोसिटी। सेलेक्ट द करंट स्टेटमेंट। देखो क्या होगा, ये रॉड है, मान लो ये, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लेते हैं अपने लोग। ठीक है, ये बी हो गया, ये लेंथ हो गई। तो क्या होगा कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये बोला देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रॉड, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल आएगा हमारे पास। जब पोटेंशियल होगा, ये लेंथ हो गया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 बोला ए वायर सीडी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन कंडक्टिंग रेल AX and BY। ठीक है, the vertical rails are connected to each other with a resistance R between A and B। A uniform magnetic field B is applied perpendicular to the plane ABCD such that CD moves with constant velocity। तो ये constant velocity से मूव हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन इसमें नहीं है कुछ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये रॉड इस पे मूव हो रही है। ठीक है, ये B मान लो, ये लेंथ L मान लो, ये C है, ये D है। ये हमें दे रखा है A X और ये BY। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऐसे इनसाइड हमें दे रखी है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये चलेगी तो हमसे बोल क्या रहा है? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज अप्लाइड प्लेन इज सच दैट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि
इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो कितना होगा, mg होगा। तो इधर अपोजिट फोर्स आना चाहिए हमारे पास, कितना, BIL आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब अपन लोग लिख लेते हैं, I की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप I कैसे फाइंड करोगे, B क्रॉस B, तो इधर EMF आ जाएगा हमारे पास, ये जो आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो EMF लिख लेते हैं, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा BBL आ जाएगा। करंट की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, EMF डिवाइड बाई R। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे अपन लोग, तो BBL डिवाइड बाई R आ गया। तो फोर्स लिखा जाएगा F इक्वल टू BIL। तो ये कितना बनेगा, BL तो ऐसे ही रहेगा, BLB डिवाइड बाई R आ जाएगा। तो कितना हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर B डिवाइड बाई R आ गया, ये फोर्स आ गया। ठीक है, अब हमसे बोल क्या रहा है, ये यूनिफॉर्म एनर्जी फील्ड अप्लाइड टू द फॉर्म। तो कांस्टेंट वेलोसिटी की हमें बात करनी है, तो इसे बराबर कर दो, B स्क्वायर L स्क्वायर B इंटू R इक्वल टू mg। तो B की बात करेंगे, आ जाएगा mgr अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, सेकेंड आंसर अपना सही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोला, ए लूप इज कैप्ड सो दैट इट सेंटर लाइज एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ए मैग्नेटिक फील्ड हैज इंडक्शन B अलोंग Z एक्सिस एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो हमसे बोल क्या रहा है, ये लूप, एक लूप है हमारे पास, पहले इसको बना लेते हैं। ये ऐसे लूप है, ये इधर एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसने बता दिया कैसे है। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बोला एन EMF एंड करंट विल इंड्यूस इन लूप इफ इट रोटेट अबाउट Z एक्सिस। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, अगर ये ऐसे रूट ऐसे घूमेगा तो फ्लक्स तो चेंज होगा नहीं। नो EMF इंड्यूस एंड नो करंट फ्लो इन इफ लूप इज ए फाइबर व्हेन इट रोटेट अबाउट बाई एक्सिस। अगर ये बाई एक्सिस का अबाउट रोटेट होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन को कट करेगा तो इसमें करंट भी जीरो नहीं रहेगी और EMF भी जीरो नहीं रहेगा, मतलब EMF और करंट तो फ्लो होगी। अब ये बोला EMF इज इंड्यूस एंड इंड्यूस करंट फ्लो इन द लूप इफ इट इज मेड ऑफ कॉपर एंड इट इज रोटेट अबाउट बाई एक्सिस। ये थर्ड वाला सही है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, ठीक है। EMF का मतलब है कहीं पे हमारे पास मैग्नेटिक लाइन फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो कट होनी चाहिए, या ये बोले फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप Z एक्सिस के अबाउट से रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये कट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा हमारे पास, सिंपल सी बात ये है। तो EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। अब बाई एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट कर दिया हमने ऐसे करके, तो क्या होगा, हमारे पास फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना फ्लक्स, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। ठीक है, चाहे B चेंज हो जाए, चाहे एरिया चेंज हो जाए, या थीटा चेंज हो जाए, कोई भी तीन में से एक चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला, ये बोला टू आइडेंटिकल साइकिल व्हील्स ज्योमेट्रिकली हैव डिफरेंट नंबर ऑफ स्पोक्स कनेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ रिम, वन इज 20 स्पोक एंड अदर हैव ओनली 10। तो क्या है, दो व्हील हैं, इसको ऐसे समझो, ये एक व्हील ये है, एक व्हील ये है, इसमें से 20 स्पोक लगा दी हैं। ठीक है, ऐसे बनी हुई है, अपने तो कुछ बना लेते हैं और इसमें कुछ कम है। ठीक है, इसमें जो व्हील स्पोक है n इक्वल टू वो कितनी है 20, और इसमें मान लो n इक्वल टू 10 है। ये अपने मैंने सिर्फ दो चार बना दी है। ठीक है, आप समझ लेना, हमें जो इसमें बताना है क्या होगा। तो देखो ये जितनी भी स्पोक है ना, इसकी वजह से जो इंड्यूस EMF आएगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनसाइड है,
ठीक है, इस तरीके से, और ये व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है इस तरीके से, समझ गए। तो यहां से यहां तक की अगर जो रेडियस में आर मान लूं तो बी क्रॉस बी ये इधर क्या आएगा, सब पॉजिटिव आएगा, ये मान लो, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसके जो था ईएमएफ होगा E1, वो कितना हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये जब आप बनाओगे ना तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए जितने भी ईएमएफ आएंगे ये सब क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। ऐसे इसकी बात करेंगे, इसके लिए अगर आप ईएमएफ लिखोगे किसी एक के लिए, यहां पे लिख लो, ये भी ऐसे ही रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो ईएमएफ आएगा E2 वो कितना आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, दोनों बराबर आएंगे, नंबर ऑफ स्पोक से मतलब नहीं है ईएमएफ पे, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, आंसर आ गया फोर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोला ए बी इज ए रेजिस्टेंस लेस कंडक्टिंग रॉड विच फॉर्म ए डायमीटर ऑफ ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर rotating with angular velocity omega in uniform magnetic field B as shown. The resistor R1 and R2 do not rotate. Then current through the resistor R1. देखो क्या है, मतलब ये व्हील है एक, ठीक है। इसको ऐसे बना लो, ये है हमारे पास एक व्हील दिया हुआ है। अब यहां पे ये इस तरीके से ये रॉड लगी हुई है, यहां से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये ऐसे है, और ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो इसका जो ईएमएफ आएगा अगर आप निकालोगे तो बी क्रॉस बी अपने राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो क्या आएगा, इधर तो ये पॉजिटिव आएगा और इधर ये नेगेटिव आएगा, समझ गए। ऐसे इसके लिए बात करोगे आप तो इधर ये पॉजिटिव आएगा और इधर ये नेगेटिव आएगा, मगर दोनों का जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, सिंपल सा ये आएगा। अब हो क्या रहा है, ये ईएमएफ और ये ईएमएफ, मतलब ये जो हमने क्वेश्चन करा है दोनों पैरेलल में होंगे तो ईएमएफ तो बराबर होगा। अब करंट अगर मैं इसमें लिखूं I1, तो I1 करंट कितनी हो जाएगी, ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R1, तो I1 आपने लिखा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई R1, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 26, पहले से रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 बोला है ए कंडक्टर लूप ऑफ रेडियस r इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग इफ रेडियस r वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t r इक्वल टू r0 प्लस t, हमें रेडियस दे रखी है तो r इक्वल टू दे रखा है r0 प्लस t के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बोला इंडू जीएफ लिखना है, अगर मैं किसी टाइम पे जैसे मान लो ये रेडियस इसकी चेंज हो रही है, ये r है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसने दे रखी है, तो मैं किसी टाइम पे अगर फ्लक्स लिखूं तो फाई इक्वल टू कितना लिखा जाएगा b इंटू ए, और ये परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा, ये cos 0 आ जाएगा हमारे पास, तो फाई आप लिखोगे बी ए, फाई इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर लिखोगे,
ये लिखा जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट अगर कर दें, वो मतलब हमसे क्या पूछा इसने, रेडियस के बारे में ये दिया हुआ है, अब नहीं फ्लक्स हमने लिख लिया, अब ईएमएफ लिखूं मैं, तो ईएमएफ कितना लिखा जाएगा, डी फाई बाई डी टी। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो क्या आ जाएगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी, यही तो लिखा जाएगा। तो इसको क्या लिख लेते हैं अपने लोग, बी ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई आर, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, डी आर बाई डी टी आएगा ये। सही है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपने लोग, जो आएगा हमारे पास, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जब आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसकी पहले वैल्यू पुट कर देते तो ये b इंटू पाई ऐसे लिखो, तो कंफ्यूज नहीं होगे, आर स्क्वायर, ठीक है, ये सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसे वैल्यू पुट कर देता हूं, तो b इंटू पाई डी अपॉन डी टी इंटू आर नॉट प्लस टी, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको अगर अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, b इंटू पाई इंटू 2 आर नॉट प्लस टी, ये आएगा हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 पाई बी आर नॉट प्लस टी, ये हमें दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि हमें डायरेक्शन की बात करनी है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियस है, अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। अब इसको अपोज करना है, तो अपोज कैसे करेंगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है इसके, इनसाइड है तो अपोजिट आनी चाहिए, इंडिविजुअली वो ऐसे आएगी बाहर की तरफ, तो करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरीके से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। देखो 27 क्या बोला है, एक कंडक्टिंग रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड B इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू हमें दे रखा है, डायरेक्टेड इनटू द पेपर, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी ये दे रखा है। तो देखो बनाओ भाई इसे, ये ऐसे एक इस पे रॉड चल रही है, ये कैपेसिटर लगा दिया है, क्या करना, ईएमएफ निकाल लो, ईएमएफ निकाल के पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो, बस आंसर आ जाएगा। और ये बी से चल रहा है, ये पी है, ये क्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। तो ईएमएफ लिख लेते हैं, कितना आएगा, बी क्रॉस बी डॉट एल या बी बी एल, ठीक है, क्यों परपेंडिकुलर है तो बी बी एल साइन थीटा का नाम लिखोगे ना इसे, बी बी एल साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये बी बी एल के बराबर ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव किधर होगा, तो ये बी इधर है, राइट हैंड रूल यूज करोगे तो बी क्रॉस बी, तो ये क्या आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इसको अपने लोग बना देते हैं, ये पॉजिटिव होगा, ये बैटरी मैंने बना दी, ये बी से चल रहा है, ठीक है। अब पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वैल्यू फाइंड कर लो, ये क्या है हमारे पास, बी 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो ये है 4, ठीक है, और लेंथ 1 है, तो कितना आ गया, ये 80 वोल्ट आ गया, मतलब ये 80 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब इधर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए, ये बी, तो ऐसे इसमें चार्ज फ्लो होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 80, और जो सी दिया हुआ है, ठीक है, रुको एक मिनट, चार्ज लिख लेते हैं, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी होगा, तो ये 80 हो गया इंटू 10 कितना हो गया, 800 माइक्रोकूलम, तो कितना आ गया, ये 800 माइक्रोकूलम माइनस का 800 माइक्रोकूलम, ठीक है, क्लियर है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, ए स्क्वायर वायर ऑफ लूप 10 सेंटीमीटर वाइड लाइज एट राइट एंगल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है, ए 10 वोल्ट लाइट बल्ब इन सीरीज विद द लूप एज शोन इन फिगर
द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग स्टडीली टू जीरो ओवर ए टाइम इंटरवल 10, डेल्टा टी हमें दे रखा है, डेल्टा टी द बल्ब विल शाइन विथ फुल ब्राइटनेस इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू। ठीक है, तो करना क्या है, इसको ऐसे समझो, मान लो ये हमें दे रखा है, ये बल्ब दे रखा है, तो ये जब फुल ब्राइट पे होगा तो इसके लिए जो वोल्टेज सप्लाई हमें कितनी होनी चाहिए, ये 10 वोल्ट ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको अपने लोगों ने क्या करा, इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया है। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो एरिया जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर में है तो -4 मीटर स्क्वायर, या एरिया को आप लिख लो 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये मैंने सीधे लिख दिया। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी दे रखी है हमें स्टार्टिंग में, बी इनिशियल वो हमें दे रखी है 20 टेस्ला। ठीक है, तो अब ये बोला फुल ब्राइटनेस पे मतलब ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस होगा वो कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। तो आपने क्या लिखा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसको अपने लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये 10 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितना आएगा हमारे पास, माइनस तो आई एक जीरो माइनस का बी इंटू ए और डेल्टा टी हमें टाइम दे रखा है, और हमसे पूछा क्या गया, डेल्टा टी ही पूछा गया, तो इसमें रख दो पहले, ये 10 और बी कितना हो गया हमारे पास 20 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी लिख लो 20 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, ये आया हमारे पास, तो इसको ऊपर ले जाओ तो 10 इंटू 10 टू पावर -3, ये कितना आ गया 20 मिली सेकेंड आ गया, डेल्टा टी कितना आ गया 20 मिली सेकेंड, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है, टू कंडक्टिंग रिंग्स P and Q of radii R and 2R rotate uniformly in opposite direction with center of mass velocity 2v and b respectively। तो क्या ये एक रिंग है और एक ये बड़ी वाली रिंग है, तो ये जो लेंथ अपने लोग मानेंगे वो कितनी मानेंगे 2r, और ये कितनी मानोगे 4r, ये चल रही है b से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दे रखी है, आउटसाइड दे रखी है, तो हम लोग ईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी E1, इसको मैं मान लेता हूं E2। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, B क्रॉस B, ये ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो अगर मैं E1 लिखूं तो E1 आएगा इस तरीके से, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 2v, तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4BR। सही है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो ये B क्रॉस B निगेटिव आएगा, ये इस तरीके से आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा E2 4BBR। ठीक है, अब इनके रेस्पेक्टिव में हमें बात करनी है, तो इनका जो डिफरेंस अगर आप लोगे, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा, ये बोला था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट, ये A मान लेते हैं, या मान लो ये C है ये D है। ठीक है, तो डेल्टा BCD जो लिखा जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4BBR प्लस 4BBR 8BBR आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द टॉप सरफेस। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 30, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इधर बता रखा है जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, फिर ये इस तरीके से है
ठीक, और ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, इस तरीके से है एक्स एक्सिस में। तो एक मिनट रुको, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इधर, क्लियर है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.2। अब मैं अगर बात करूं एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ये हमें जो एंगल दे रखा है ये कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो ये जो एंगल आएगा ये भी कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो गया हमारे पास। एरिया अगर आप लिखोगे ए, वो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में है ना, तो 10 टू की पावर -4 आ जाएगा। एरिया बनेगा हमारे पास 10 टू की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बी हमें पता है, तो फ्लक्स अगर आप लिखोगे फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बी ए कॉस 60, तो बी लिख लो कितना है 0.2 इंटू 10 टू की पावर -2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 मिली वेबर आएगा, कितना आएगा 1 मिली वेबर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0.1 बचा है यहाँ पे, 0.1 के लिए अगर सॉल्व करो पावर में लेके आओगे तो कितना आएगा 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2 कितना हो गया 10 टू पावर -3, तो आंसर आ गया अपना थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे अब। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या बोला ये बोला था करंट थ्रो ए 4.6 हेनरी इंडक्टर इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें दे रखा है, ये टी दे रखा है हमें मिली सेकेंड में, और इधर करंट दे रखी है, ये ऐसे आया फिर ये ऐसे आ गया, ये 2 5, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। अब हमसे बोला था इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 to 6, तो 5 से अगर 6 की बात करोगे टाइम इंटरवल तो कहां है, ये यहां आ रहा है। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, ईएमएफ आप क्या लिखते हो माइनस का L di/dt, तो ये क्या आ गया स्लोप आ गया। अगर आप इसका स्लोप अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा, अगर मैं थीटा की बात करूं थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये di/dt, तो इसको आप जो लिखोगे ये आएगा 5 डिवाइड बाई -1, कितना आएगा ये di/dt आएगा माइनस का 5, इसको यहां रख दो, तो माइनस का L कितना है 4.6 इंटू माइनस का 5। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास, और जो टाइम है वो हमें मिली सेकेंड में दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहां पे लिखा जाएगा 10 टू पावर -3, तो ये आएगा 5 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये 5 इंटू 10 टू पावर +3 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा ये 23 इंटू 10 टू पावर 3, ये आएगा 23 इंटू 10 टू पावर
3 वोल्ट। क्लियर है? तो आंसर कौन सा हो गया अपना? थर्ड हो गया। तो आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये भी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? एक ग्राफ दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है द ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड बीटी ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट ए कंडक्टिंग लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। रैंक द 5 रीजन ऑफ ग्राफ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो क्या है? ये हमें दे रखा है ग्राफ की, अगर बात करें ये बी है, ये टी है। तो ये इस तरीके से है। ये रीजन हो गया, बी हो गया, एक मिनट रुको, ए बी, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये हमें दे रखा है। तो हमसे बोल क्या रहा है? रैंक द 5 ग्राफ, रैंक द 5 रीजन ऑफ ग्राफ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। मतलब क्या है हमारे पास? इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, सर्किट में, उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू कैसे कि सबसे बड़ा पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद। देखो अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो क्या आएगा? माइनस का d∅dt आता है, ठीक है। और हमें एरिया तो इसमें बोल रखा है क्या? कांस्टेंट है, ठीक है। ए ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट ए कंडक्टिंग लूप। तो एरिया तो हम लोग कांस्टेंट मान लो, तो ये क्या आ गया हमारे पास? dv/dt आ गया। अब ये dv/dt क्या है? इस ग्राफ का स्लोप है, ठीक है। तो यहां पे जो स्लोप है वो कितना आ रहा है? अगर मैं स्लोप की बात करूं, यहां पे स्लोप 0 है और स्लोप यहां पे 0 है, तो यहां पे तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। तो यहां पे जो ईएमएफ आएगा वो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और यहां पे भी ईएमएफ 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो अगर मैं ये θ1 की बात करूं और ये θ2 की बात करूं मैं, तो ये जो स्लोप है ये क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। और ये क्या है? नेगेटिव स्लोप है। और स्लोप हमारे पास क्या? dv/dt की बात हो रही है। तो अब अपने लोग बात करते हैं और हमें क्या चेक करना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब रखना है, ठीक है। तो ईएमएफ, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ईएमएफ आप जब लिखोगे तो ये तो प्लस का कोई मतलब ही नहीं है, ए dv/dt और इनटू सिंपल सा ये क्या आ जाएगा हमारे पास? स्लोप का मतलब है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। तो स्लोप चेक कर लेते हैं। अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो समझ में आ रहा है जो θ1 है वो ज्यादा है किससे? θ2 से। ज्यादा है नहीं है? तो सबसे ज्यादा तो आएगा ये। अब देखो ये जो स्लोप है और यहां पे जो स्लोप आ रहा है हमारे पास, यहां पे जो स्लोप लिखोगे यहां डी रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये भी कितना होगा? θ2 होगा। समझ गए? तो डी और ई का तो क्या आएगा हमारे पास? ईएमएफ तो बराबर आएगा। और ए और बी ना, ए और सी ये दोनों 0 हो गए, ये सबसे कम आएगा। तो सबसे पहले आएगा बी सबसे ज्यादा, फिर कौन सा आएगा? डी इक्वल टू ई हो जाएगा, और सबसे कम कौन सा आएगा? ए और सी का, और ये आएगा किसके? 0 के बराबर। सिंपल सा ये मतलब हुआ, ठीक है। ये 0 मैंने लिख दिया, ऑप्शन में नहीं है, मगर होगा सबसे कम ये, ठीक है। क्यों? हमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सिर्फ। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? सेकंड आंसर हो गया। तो आंसर आ गया सेकंड। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोला है द करंट इन एन इंडक्टर कॉइल वेरीज विद टाइम t
अकॉर्डिंग टू द ग्राफ shown in figure which of the following plots shows the variation of voltage in the coil with time। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। देखो हमें दे रखा है ये ग्राफ ऐसे दे रखा है, ये आ गया, ठीक है। तो बोला which one of the following graph show the variation of voltage in the coil। तो ये I हो गया, ये T हो गया। तो EMF की अगर आप बात करोगे कितना आता है, माइनस का L di/dt, ठीक है। मतलब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो अगर मैं यहां पे बना दूं तो di/dt की बात करोगे तो ये आएगा इस तरीके से, ये बनेगा हमारे पास। अब मगर हमें क्या बोल रहा है, माइनस लगा हुआ है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां से ऐसे ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस का L di/dt। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। कौन सा आंसर आ जाएगा, ये तो मैंने di/dt बना दिया और हमारे पास जो EMF होगा कितना, माइनस L di/dt। इस चीज का ध्यान रखना, इसको मत टिक कर देना, तो कभी कभी क्वेश्चन आता तो ये दोनों ग्राफ दिए रहते हैं तो हमें ये टिक करना क्योंकि माइनस का भी रोल है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड विथ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द फ्रंट एज एंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट t = 0, देन विच ऑफ द बेस्ट डिपिक्ट EMF। तो EMF की हमें बात करनी है। तो क्या है ये, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये कॉइल यहां पे मान लो ये लूप इसमें एंटर होगा, ठीक, और फिर ये जब इसमें आ जाएगा और फिर ये यहां से ये बाहर निकल रहा होगा। तो यहां पे तो कंफर्म है, यहां पे अगर मैं EMF लिखूं, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, BLV आ जाएगा। इसको लिख लो, कितना आएगा ये EMF की अगर बात करें, ठीक है। तो BLV आएगा हमारे पास, B हमें दे रखा है कितना, B दे रखा है क्या इसमें, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दे नहीं रखी है, अब हमें EMF की बात करनी है। तो EMF की अगर आप बात करोगे, जैसे ही इसमें एंटर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें EMF बढ़ना चालू होगा। और EMF की अगर आप बात करो तो क्या लिखा जाता है, EMF = माइनस का d∅dt, ठीक है। क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो पहले तो क्या आएगा, ये नेगेटिव में आएगा हमारे पास,
क्यों, फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको घटाने की कोशिश करेगा ये। फिर इसके बाद जैसे इसमें आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। जब यहां पे निकलेगा फिर ये क्या करेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो यहां पे तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, जीरो। यहां पे क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसका जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं अपने लोग। और एक काम करो, जैसे ये इसमें एंटर हो रहा है, यही वाला रीजन ले लेते हैं यहां से। ठीक है, अब ये होगा तो कांस्टेंट, क्योंकि ये जो आएगा ये हमारे पास कितना आएगा, BLB आएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना लेंथ चेंज हो रही है, और ना स्पीड इसकी चेंज हो रही है, तो ये तो BLB रहेगा, तो मैग्नीट्यूड तो रहेगा पहले कांस्टेंट। फिर जैसे ये यहां पे एंटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर यहां तक रहेगा, और जैसे ये बाहर निकलना होगा तब ये इस तरीके से आ जाएगा, ये B आ गया और ये T आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, आंसर आ जाएगा थर्ड। ये बात तो समझ में आ गई। अब बाकी इसमें हमें दे रखा है स्पीड, इसकी हमें दे रखी है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो जब ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से 5 सेंटीमीटर है, तो इसको यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, 5 सेकेंड। ठीक है, और जब ये इससे बाहर निकल रहा होगा तो ये 20 सेंटीमीटर है, यहां से निकलना चालू कर देगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, T=20 सेकेंड। और टोटल इसको बाहर निकलने में 5 सेंटीमीटर और चाहिए, तो टाइम कितना हो जाएगा, 25 सेकेंड। ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 क्या बोला, ए मैग्नेट इज मेड टू ऑसिलेट विथ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पासिंग थ्रू ए coil as shown in figure. The time variation of magnitude of EMF generated across the coil during the 1 cycle. ठीक है, तो क्या है, ये हमें कॉइल दे रखी है, तो ये इस तरीके से कॉइल है, और यहां पे ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये वोल्टेज है। अब होगा क्या, जैसे ये मान लो N और ये S, जब ये इसमें एंटर होगा, ठीक है, तो क्या फ्लक्स बढ़ रहा होगा, इसको अपोज करेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पहले N आएगा। ठीक है, समझ गए, N आएगा, फिर जब ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या ये इससे दूर जा रहा होगा, तो जब ये दूर आ रहा होगा तो पहले तो N रहेगा, जब इससे दूर जाएगा तो यहाँ पे S हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पहले तो बनाते हैं अपन लोग, जब एंटर होगा N और इस पे आ जाएगा S। ठीक है, जब ये इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा और यहाँ पे N आ जाएगा। क्लियर है, मतलब ये पहले यहां तक आ गया, ये S और ये N, ये ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये वापस आएगा इधर तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पे ऐसी रहेगा, नहीं एक मिनट रुको, जब ये दूर जा रहा होगा इस वाली कंडीशन में तो यहां पे होगा N, यहां होगा S, इधर तो होगा नहीं। फिर क्या होगा, जब ये वापस आ रहा होगा तो यहां पे आ जाएगा S और यहां आ जाएगा N, फिर चेंज हो गया, समझ गए। और फिर इसके बाद क्या होगा, जब ये इधर आ गया होगा और इधर जा रहा होगा तो यहां आ जाएगा S, यहां आ जाएगा N, मतलब पोलैरिटी चेंज हो रही है, अल्टरनेट। दूसरी बात, जब ये इसमें आएगा इस वाले पॉइंट पे, इसके अंदर होगा तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ये यहां पे आके तुरंत ईएमएफ स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, पहले ईएमएफ बढ़ेगा, फिर एकदम अपोजिट हो जाएगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर ये इस तरीके से, समझ गए। तो ईएमएफ तो ये आ गया हमारे पास और ये टाइम आ गया, तो ये वाला ग्राफ सबसे बढ़िया है अपने जो एक्सप्लेन हो रहा है उससे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है,
क्योंकि जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी वैसे हमारे पास ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? ये बोला इन द फिगर शोज एन आइसोलेटेड ट्राइंगल वायर फ्रेम विथ एपेक्स एंगल इक्वल टू π/2। तो क्या है? ये एंगल हमें कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ठीक है, और ये बी से चल रहा है। ठीक, अब ये बोल रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, इफ आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट चूज द, नहीं ये बोला इफ आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फ्रेम देन चूज द अल्टरनेट शोइंग द करंट वेरिएशन ऑफ आई विथ टाइम। क्या होगा? जैसे जैसे इसमें ये एंटर होगा ना, जैसे मैं अगर ईएमएफ की बात करूं, क्या आएगा? माइनस का d∅dt आएगा। ठीक है, मतलब b तो कांस्टेंट है ही और dA/dt आएगा। एरिया चेंज हो रहा होगा इसका। और करंट की अगर मैं बात करूं I, तो क्या आएगा? EMF डिवाइड बाई R, और पॉजिटिव लोगे इसे तो माइनस का B dA/dt, इसका मैग्नीट्यूड लेना है डिवाइड बाई R। तो ये जो रेट है एरिया इंक्रीज होने की, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो जैसे ही इसमें एंटर होगा तो करंट भी क्या रहेगी हमारे साथ? टाइम के साथ एक फिक्स रेट से बढ़ती रहेगी, I और T, ये ऐसे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। समझ गया? पहले तो कुछ एरिया dA/dt क्या है हमारे पास जब एंटर ही नहीं होगा। ठीक है, फिर एरिया हमारे पास बढ़ता रहेगा, इसमें एक रेट से एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? कांस्टेंट हो जाएगा ये, और ये करंट आएगी हमारे पास। ठीक, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 बोला ए फ्लेक्सिबल वायर वेंट इन फॉर्म ऑफ सर्किल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। A flexible wire is bent in form of a circle is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of coil. The radius of coil change with time as shown in figure. The induced EMF in the coil. तो देखो इसका रेडियस का जो ग्राफ दे रखा है उसको अपन लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर R है, ये T है। तो क्या दे रखा है? पहले ये हमें रेडियस दे रखी है। ठीक है, देखो अब इसको, ये हमें दे रखा है ये 1 और ये 2। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूं तो ये क्या होगा हमारे पास? माइनस का d∅dt आएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको अगर मैं लिखूं d इंटू बी इंटू ए लिखोगे आप, मतलब क्या आ गया? b dA/dt लिखोगे, और जो एरिया है, एरिया को आप क्या लिख सकते हो? πr²। तो इसका मतलब हुआ, इसको मैं लिखूं माइनस का b d/dt इंटू πr²।
लिख सकते हैं इसे। तो ये क्या आएगा, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा माइनस का बी पाई 2r dr बाई dt। तो हमारे पास जो ईएमएफ का फंक्शन बन गया, ठीक है, माइनस का 2 पाई r इंटू बी डी आर बाई डी टी, ये हमारे पास आ गया। अब देखो अपने लोग बात करते हैं, तो डी आर बाई डी टी क्या, ये स्लोप आ गया हमारे पास ग्राफ का। तो यहां की बात करूं मैं, ये स्लोप जो है वो कितना है, ये 0 है, ये स्लोप है, यहां पे स्लोप 0 नहीं है, और यहां पे स्लोप 0 है। तो यहां पे जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, 0। यहां पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ईएमएफ यहां पे 0 नहीं होगा, और यहां पे फिर ईएमएफ 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ की। तो ये कांस्टेंट ग्राफ है, यहां पे आर भी आ रहा है हमारे साथ में, तो ग्राफ कैसा रहेगा, आर का ही रहेगा ग्राफ इस वाले रीजन में। तो कैसे आएगा, अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, तो ईएमएफ जो चलेगा हमारे पास, जैसे जैसे रेडियस चलेगी, यहां पे तो 0 हो गया, फिर यहां से इंक्रीज होगा रेडियस, और फिर ये ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ बनेगा हमारे पास, ठीक है। और कहां से कहां तक टाइम कितना दे रखा है, 1 2, और ये टाइम सेकेंड में, ठीक है। ये ईएमएफ आ गया हमारे पास, क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया, आंसर आ गया अपना सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, व्हेन ए सर्टेन सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट ईएमएफ ई एंड इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर इज क्लोज्ड द सर्किट इन इट इंक्रीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द कर्व, ठीक है। अब ये बोला आफ्टर वन पैरामीटर ई एल एंड आर इज चेंज द इंक्रीज इन करंट कर्व। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आई है, ये इधर टी है, तो एक ग्राफ तो ऐसे है, और एक दूसरा ग्राफ क्या है, ये इस तरीके से यहां पे दोनों आके ये, तो सैचुरेशन जो करंट है वो दोनों की अलग सेम आ रही है ये, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं फर्स्ट सेकंड की, तो आई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट 1 ई की पावर माइनस आर टी बाई एल लिख सकता हूं मैं। तो अगर आप देखोगे यहां से कि जो स्लोप है पहले वाले का ज्यादा है, दूसरे वाले का कम है, तो अगर मैं इसको डी आई बाई डी टी लिख दूं तो ये आएगा आई नॉट, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और एक माइनस का आर बाई एल इधर आ जाएगा, और e की पावर माइनस आर टी बाई एल। तो क्या बनेगा, आई नॉट आर बाई एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ये क्या आ गया, डी आई बाई डी टी आ गया, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लोप बोल देते हैं। तो हमें क्या करना है, स्लोप को डिक्रीज करना है, ठीक है। अब ये स्लोप कैसे डिक्रीज होगा, अगर मैं एल को इंक्रीज कर दूं, मतलब क्या आएगा, स्लोप को अगर डिक्रीज करना है तो एल को इंक्रीज करना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारे पास दूसरा की बात करें अपने लोग, एक ही पैरामीटर चेंज करना है, तो हो सकता है मैं आर को भी डिक्रीज कर दूं, ठीक है। मगर क्या है, हमें यहां पे जो टाइम कांस्टेंट आ रहा है ये करंट हमें चेंज नहीं करनी है। ये क्या है, मेरे पास सैचुरेशन करंट है, तो सैचुरेशन करंट की अगर आप बात करोगे आएगा, ये कितना आएगा सैचुरेशन करंट, बी नॉट डिवाइड बाई आर। तो इसको तो अपने लोग चेंज कर ही नहीं सकते, मतलब आर को तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आर को भी डिक्रीज करेंगे तब भी ये चेंज हो जाएगा, मगर सैचुरेशन जो करंट है वो तो उतनी रह रही है, इसको चेंज नहीं करना है बी नॉट बाई आर, ठीक है। समझ में आएगा मैंने कैसे बनाया, ये सिंपल सा ऐसा है कि ये एल आर सर्किट है, ठीक है।
ये बी है, ये आर है, ये एल है। इसमें मैं क्या चेंज करूं जिससे ये ग्राफ थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाए? तो ये क्या स्लोप ही चेंज हो रही है, तो हमने स्लोप लिख लिया इसका, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आर भी जो है वो भी डिक्रीज कर सकते हैं, मगर आर जब डिक्रीज करोगे तो हमारे पास जो सैचुरेशन करंट है ये आई नॉट, ठीक है, ये क्या है आई नॉट, ये बी नॉट बाई आर होगी, ये भी चेंज हो जाएगी, मगर तो आर को चेंज नहीं कर सकते, आर को तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 39, बोला टू आइडेंटिकल इंडक्टर कैरीज करंट दैट वेरी विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द लीनियर लॉ। तो ये इस तरीके से हमें दे रखा है, इधर आई दे रखा है और इधर टाइम दे रखा है। तो एक ग्राफ तो ये ऐसे है और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो इसका स्लोप मान लेते हैं θ1 और ये θ2, ठीक है। तो ग्राफ से हमें सिंपल सा समझ में आ रहा है, जो θ1 है वो क्या है θ2 से ज्यादा है, ये बात तो हमें पहले ग्राफ से पता चली। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, तो बोला इन विच ऑफ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस इज ग्रेटर। ये बोला टू आइडेंटिकल इंडक्टर कैरी करंट विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द लीनियर लॉ, देन इन विच ऑफ टू इंडक्टेंस इज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो रही है, तो ईएमएफ की अगर आप बात करोगे तो क्या आएगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये सिंपल से आएगा हमारे पास। तो θ1 ज्यादा है तो किसके लिए ज्यादा आएगा, पहले वाले के लिए ग्रेटर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ये क्या है हमारे पास, स्लोप की बात हो रही है। तो ये समझ में आ रहा है θ1 हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। तो किसके लिए आ जाएगा, ईएमएफ ग्रेटर आएगा, फर्स्ट के लिए आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो ये अपना स्टेज थर्ड जो था वो कंप्लीट हो गया।